हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम जेडी ली कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, रेडियल एंड एंगुलर फंक्शंस के बारे में। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा था उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, कि रेडियल एंड एंगुलर फंक्शंस क्या होते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किन टाइप के एटम्स के लिए सॉल्व की जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन किसके लिए मिलता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं यूज करते हैं हम इसमें। उसके बाद देखा कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है उसका पोलर फॉर्म कैसा होता है। उसके बाद हमने देखा कि रेडियल एंड एंगुलर जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से सिग्निफिकेंस को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में करी थी। ग्राफ प्लॉट की बात आई थी, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट। ओके, दैट इज 4 πr² r²। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको देखना है आज के लेक्चर में। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे नोड। पहली चीज़ है नोड क्या होता है। ठीक है, तो नोड का कॉन्सेप्ट वैसे लास्ट में आएगा, बट ग्राफ प्लॉट करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं यहीं पर इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो नोड क्या होता है, कोई भी एटम जो होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा तो होता नहीं कि हर जगह सेम हो, ऐसा नहीं होता है। हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन्स खूब ज़्यादा से हैं, कुछ जगह पे कम है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन एक जगह पे होते हैं इन्हीं को ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, इसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। नहीं, फिर एटम में ऑर्बिटल क्या चीज़ होता है। ठीक है, अगर आपने कभी पढ़ा हो एसपीडीएफ के बारे में पढ़ा है, तो ये एसपीडीएफ क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये सिर्फ एक डिनोशन नहीं है कि नोटेशन नहीं है एसपीडीएफ, ये एक रियल चीज़ होती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी फंक्शन सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी हमको ज़्यादा मिलती है उसको हम एक ऑर्बिटल का नाम दे देते हैं। ऑर्बिटल का नाम किस बिहेव पे देते हैं, उसका एक अ, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। ठीक है, जैसे एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, हमको पता है कि स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल का शेप हम लोगों ने देखा कि डबल शेप्ड में होता है। डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डबल शेप्ड होता है। ठीक है, ऐसे करके होते हैं। एफ ऑर्बिटल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसका भी लॉजिक है। ठीक है, कि हम डेंसिटी निकालते हैं और देखते हैं कि डेंसिटी जो है ना, जैसे मैंने किसी जगह पे देखा कि यहाँ की डेंसिटी बिल्कुल स्फेरिकली है। ठीक है, तो वहाँ एस ऑर्बिटल बना देते हैं। फिर कहीं पे देखा कुछ डेंसिटी ऐसी है कि उस एरिया में तो खूब ज़्यादा है, फिर थोड़े से एरिया में कम है, फिर से ज़्यादा है, तो बन जाता है हमारा पी ऑर्बिटल। फिर ऐसे ही डी में देखा कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसे टू लोब्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको डी ऑर्बिटल नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक होता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं एटम्स में, ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब नोड्स क्या होते हैं, नोड्स भी यही चीज़ होती है। जैसे नोड्स का मतलब होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ना हो। ठीक है, जैसे एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल में हर जगह इलेक्ट्रॉन है, स्फेरिकली है, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स है। पी ऑर्बिटल को देखो, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ से एक नोड मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है नोड का कॉन्सेप्ट। अब नोड का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूं, नोड इज इक्वल टू होता है हमारा n-l-1। ठीक है, n-l-1। ठीक है, तो नोड होता है n-l-1। तो n क्या होता है, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या होता है, जैसे 1s लिखा है तो इसके आगे जो डिजिट होती है इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। 2s लिखा है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2p लिखा है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है पुराने लेक्चर्स में। ठीक है, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि ये कैसे निकालेंगे। तो l की वैल्यू क्या होती है, s ऑर्बिटल के लिए हमेशा 0 होती है। ठीक है, p ऑर्बिटल के लिए हमेशा 1 होती है, d ऑर्बिटल के लिए 2 होती है। ठीक है, f ऑर्बिटल के लिए 3 वैल्यू होती है। ठीक है,
सो ये वैल्यूज हमको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखते हैं नोड्स कैसे बनते हैं, अब देखना है ध्यान से। अब जैसे 1s ऑर्बिटल की बात करें तो 1s ऑर्बिटल की में n की वैल्यू कितनी है, 1 है, s की वैल्यू कितनी है, 0 है। फार्मूला हमारा नोड का क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन, तो 1 माइनस जीरो माइनस वन दैट इज 0, तो यहाँ पे कोई नोड नहीं बनता है। s ऑर्बिटल में 1s में कोई नोड नहीं बनता है, देखो, ठीक है। अब p ऑर्बिटल का देखते हैं, इसमें देखते हैं 2s का, तो 2s में क्या हो जाएगा, 2 माइनस जीरो माइनस वन दैट इज 1 नोड, तो यहाँ पे एक नोड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं 2p में, तो 2 माइनस जीरो माइनस वन, यहाँ पे कोई नोड नहीं बन रहा है, ठीक। ऐसे होना चाहिए था अगर नोड होता, लेकिन नहीं है तो नहीं होगा। देखो इसमें भी नोड नहीं, इसमें भी नोड नहीं, तो लगभग लगभग दोनों सेम जैसे दिखते हैं, ठीक है। बस इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन का थोड़ा अलग है। 3s में देखो, 3 माइनस जीरो माइनस वन दैट इज 2, यहाँ पे 2 नोड्स आ रहे हैं, एक ये एक ये। 3p में देखो, 3 माइनस वन दैट इज 1, यहाँ पे एक ही नोड आ रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले में देखो 3d, 3 माइनस 2 माइनस वन दैट इज 0, यहाँ पे भी कोई नोड नहीं है। 3d का देख लो, 2p का देख लो और 1s का देख लो, तीनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक। यहाँ पे n, l और माइनस वन ये वैल्यूज मैंने रखी हैं, ठीक, इनको आप समझ लेना, ठीक है। तो ये होता है इनका फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, पहले नोड्स निकाल लेते हैं, बस जैसे नोड पता चलता है बस इसको ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते क्योंकि मैथमेटिकली जो सॉल्व किया जाता है उसके बिहाफ पे इसके ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। बट नोड्स के तरीके से हम ये बता सकते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। दो नोड है तो दो बार इसको बढ़ाओ, फिर थर्ड टाइम इसको आगे कर दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ यहाँ पे ये होता है, एक छोटा सा लॉजिक है कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, आगे की तरफ कंटिन्यू, ठीक है। अगर एग्जाम में बाई चांस ऐसे ग्राफ आ गए कि ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, ठीक है, इन दोनों में से ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक। तो ये याद रखने वाली बात है, तो इसको याद रखना, बाकी चीज़ें ऐसी ही हैं। तो ये हो गया ग्राफ प्लॉट, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ नोड। तो एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करने की और कोशिश करें, जैसे हम 3p का कर लेते हैं, ठीक है। 3p का है कि नहीं है, इसमें है, ऑलरेडी है। चलो हम 4d का कर लेते हैं, ठीक है। 4d का ग्राफ प्लॉट करते हैं, या 4s का करते हैं, 4s का करते हैं। तो 4s के लिए n की वैल्यू कितनी है, 4 है, l की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो फार्मूला लगाते हैं n माइनस एल माइनस वन दैट इज 4 माइनस जीरो माइनस वन दैट इज 3। तीन नोट्स होने चाहिए, ठीक है। कितने नोट्स होने चाहिए, 3 नोट्स होने चाहिए। तो बनाते हैं इसको। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन से, ऐसे एक एक नोड हो गया, 2 नोड हो गया, 3 नोड हो गया, बस अब इसको ऐसे करके आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 नोट्स बन गए, ऐसे इंक्रीज भी कर रहा है, 3 नोट्स भी बन चुके हैं, और हमारे पास ये 4s का जो है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ प्लॉट हो चुका है, ओके। सो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे जो कुछ लिखी हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम प्लॉटेड अगेंस्ट आर शोन इन फिगर, ठीक है। हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, ये रेडियल आर और ये 4 पाई आर स्क्वायर के बीच में प्लॉट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये प्लॉटिंग इसके बीच में होती है। दिस डायग्राम शो द प्रोबेबिलिटी जीरो एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ देखो, प्रोबेबिलिटी ग्राफ है ना, तो ये बताता है कि यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इसके रहने की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, फिर बढ़ती जा रही, बट यहाँ पे न्यूक्लियस पे देखो जीरो है, ठीक है, क्योंकि यहीं से सारे ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। आर इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है। And by examining the plot 1s, 2s, 3s, the most probable distance increasing markedly as the principal quantum number increases. 1s, 2s, 3s ग्राफ बढ़ता जाता है कैसे, क्वांटम नंबर के बढ़ने से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ है, ठीक है। 2s, 2p, 3s, 3p, 3d it can seen the most probable radius decreases slightly as the subsidiary quantum number increases. All the s orbital except the first one, 1s, have the cell-like structure, rather like an anion or hellstone, consisting of the concentric layers of electron density. Similarly, all but first p orbital, 2p, and the first d orbital, 3d, have cell structure. The angular function A depends only on the direction and independent on the distance from the nucleus. Thus, A square is the probability of finding electron
at a given direction theta phi at a distance from the nucleus to infinite. ओके, सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखो एस ऑर्बिटल की बात की गई यहाँ पे, एस देखो स्फेरिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए प्रोबेबिलिटी का कर्व कैसे आता है, ये देखो यहाँ पे कोई नोड नहीं है। नोड का मतलब मैंने कहा था कि नोड नोड आएगा तो मतलब उसका मतलब क्या है, बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है, फिर से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो नोड, मतलब सारी जगह पे होगा ही होगा इलेक्ट्रॉन, पूरे स्फेरिकल पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो पी ऑर्बिटल्स में एक नोड बन जाता है सब में, ठीक है। पी ऑर्बिटल में एक नोड बन रहा है, देखो, ठीक है। निकाल भी सकते हो 2 - ठीक है, एक नोड बन रहा है क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, एक यहाँ पे प्लस है, ठीक है। प्लस माइनस लोब्स का जो है साइन देते हैं, ये रियल में प्लस माइनस ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। बस हम इसको देते हैं साइन, जिससे हम इसको सेपरेट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पे एक नोड जैसा आ जाता है, ठीक है। नोड नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको सॉरी नोड नहीं बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, ठीक है। इसके ऐसे सेंटर पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जीरो इसलिए नोड के बिहाफ पे बोल देते हैं इसको, क्योंकि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखो इस जगह पे नोड बनता है और यहीं पे देखो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, यहाँ पे टच करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कई बार हम प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे बोल देते हैं कि नोड है, ठीक है। बट हमेशा इसको हम ऐसे नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है अभी इसके जैसे और भी 2-3 ग्राफ मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे अलग चीज़ नोटेशन होगा तो आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए हम इसको नहीं नोट बोल रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसको आप ये समझ लेना कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ऐसे होता है, लेकिन क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, बीच में नहीं था, ठीक है, दो दो साइड पे था, बीच में नहीं था, तो ये पी ऑर्बिटल बन गया, सारी जगह पे था तो ये एस ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन था, चार लोब्स बन रहे थे, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल ऐसे ही बनते हैं एस पी डी एफ, ठीक है, इनको याद रखना। और उन्हीं के बिहाफ पे इनको बनाया गया है, ठीक है। इनके साइन भी दे दिए गए हैं, माइनस माइनस प्लस, जिससे इनको डिस्ट्रीब्यूट करा, इनको समझा जा सके, ठीक है। यहाँ पे डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एक्सिस पे होता है, ठीक, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है, क्यों होता है और ऐसा यहाँ पे सेप क्यों होता है, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। आप इसको प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। इसके बाद में इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचता है, ठीक है, उसके बाद में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम इस थोड़े से कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं उससे ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो आपको सीखने वाला है, ठीक है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को बार बार लिखा गया है, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये फंक्शन लिख दिया गया साई आर आर, यहाँ पे क्या है, रेडियल है, ये एंगुलर है, इतना समझ में है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन लिख दिया गया साई स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा था आर का सिग्निफिकेंस नहीं होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस, आर स्क्वायर का होता है, तो साई का नहीं होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, बट प्रोबेबिलिटी के लिए साई स्क्वायर करते हैं, ठीक है इसको। तो साई स्क्वायर आर थीटा फाइव, आर स्क्वायर आर ए स्क्वायर थीटा फाइव, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। अगर कहीं पे साई स्क्वायर लिखा है तो सीधे से समझ लेना कि वो प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद की जो चीज़ें इसमें लिखी हैं, ठीक है, अब मैं सिमेट्री की बात कर देता हूँ, ठीक है। सिमेट्री यहाँ पे जो लिखा है सिमेट्री का लिखा है, लेकिन इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए मैं इसको इसका जो है अ, इसका कंक्लूजन मैं यहाँ पे बताया दे रहा हूँ कि कैसे सिमेट्री देखते हैं, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। अब आपको पता है स्फेरिकल है, कहीं से भी काट दो सिमेट्रिक ही होगा। पी ऑर्बिटल क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, ये अनसिमेट्रिक होता है, इसको बीच से काटोगे तो क्या आएगा, अनसिमेट्रिक आएगा। डी ऑर्बिटल क्या होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो इसको यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, सिमेट्रिक ही कटेगा, तो ये सिमेट्रिक होता है। तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। याद कर लेने वाली चीज़ है कि एस ऑर्बिटल सिमेट्रिक होता है, पी ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, डी ऑर्बिटल फिर से सिमेट्रिक होता है, एफ ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिक होता है। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एस पी डी एफ जी, क्योंकि कई बार क्या होता है जी एच के बारे में पूछ लेते हैं, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक,
क्योंकि उसके स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं जा सकते, लेकिन सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक पूछा जा सकता है। तो याद कर लो कि एक सिमेट्रिक होगा, एक एंटी सिमेट्रिक होगा, अल्टरनेट, फिर सिमेट्रिक, फिर एंटी सिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक एंड देन एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये याद कर लेना, बस सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये कंक्लूजन है। ये जितना भी यहाँ पे लिख रखा है ना, ये सब उसी चीज़ का कंक्लूजन है। यहाँ पे जो मैंने काट के बताया है प्लस माइनस, वो ये चीज़ें वही वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये वही सारी चीज़ें हैं, ये कुछ नई चीज़ नहीं है। मैंने इनका ऑर्बिटल्स के बारे में तो डिस्कस कर ही दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो उनको आप देख सकते हैं। और डी ऑर्बिटल पता ही है कि डी ऑर्बिटल क्या होते हैं। देखो एस और पी, एस ऑर्बिटल तो सीधा सा स्फेरिकल होता है, सबको पता है। ठीक है, इसमें कोई एक्सिस, तीनों एक्सिस ऐसे होते हैं। पी ऑर्बिटल में क्या पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, तो भाई एक्स वाई जेड एक्सिस पे बना दो, एक को एक्स पे बना दो, एक को वाई पे बना दो, एक को जेड पे बना दो, तीनों बन जाएंगे। ठीक है, जेड में थोड़ा डिफरेंट होता है, जेड में भी तीन एक ही जैसे होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ठीक है, डी वाई एक्स डी एक्स वाई डी वाई, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये तीनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, बस एक्सिस बदलना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई कर दिया तो ये एक्स वाई बन जाएगा, डी वाई एक्स बन जाएगा। यहाँ पे वाई जेड कर दिया तो डी। ठीक है, उसके बाद में डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है ये एक्सिस पे होते हैं। ये देखो बिटवीन द एक्सिस है और ये along द एक्सिस है। ठीक है, ऑन द एक्सिस। तो ये हो जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर डी जेड स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट आता है, डी जेड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डी जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मिक्सिंग होता है किसका, डी एक्स डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका ये मिक्सिंग होता है। ठीक है, ठीक है, ये मिक्सिंग करके ये बनता है ऑर्बिटल। तो ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं अच्छे से, बेहतर तरीके से। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसका जो कंक्लूडिंग जो पॉइंट्स हैं, मैं इनको जो 4 पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो उनको मैं एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें तो, बाकी इसका जो कंक्लूजन था वो मैंने बता दिया इजीली। ठीक है, तो फटाफट इसको देख लेते हैं एक बार। इट इज डिफिकल्ट टू पिक्चर एन एंगुलर वेव फंक्शन एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन. इट इज मच easier in visualize a boundary surface that is a solid shape, which is example of the contain 90% of electron density. To the emphasize that size a continuous function, the boundary surface has been extended up to the nucleus in figure 1.9 for p orbital. Electron density is 0 at the nucleus and some text p orbital as two sphere which do not touch. ओके, तो यही वही चीज़ लिखी है कि इसको हम एक बाउंड्री कंडीशन पे लेके डिस्कस स्टडी करते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि पी ऑर्बिटल को दो हम स्फेरिकल ऐसे समझ सकते हैं जो आपस में टच भी नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद देखो दीज ड्राइंग शोज द सिमेट्री, सिमेट्री के बारे में जो मैंने बता दिया है इससे बेहतर इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए यहीं से। और इसके बाद में ये है थर्ड पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स द डायरेक्शन थीटा एट फाई इज अ वेव फंक्शन स्क्वायर्ड ए स्क्वायर मोर प्रिसाइसली साई स्क्वायर theta and psi square phi. The diagram in the figure 1.9 are the angular part of wave function a, not a square. Squaring does not change the shape of s orbital, but it elongated to the lobes of p orbital. Some books are, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, यूज elongated p orbital but strictly these should not have signs as squaring removes एनी साइन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बताएगी कि जैसे हम स्फेरिकल एस ऑर्बिटल को स्फेरिकली लेते हैं। ठीक है, ए के लिए, लेकिन जब ए स्क्वायर करते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये ऐसा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, इसका लोब थोड़ा बन जाता है। लेकिन लोब बन गया तो इसका वाले पी ऑर्बिटल नहीं बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या होता है, पूरी तरह से सिमेट्रिक होता है। तो या तो इसमें प्लस पूरा होगा या तो माइनस होगा पूरा। तो इसमें भी साइन क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। अगर इलोंगेटेड हो भी गया है ए स्क्वायर के लिए तब भी ये उतना ही रहेगा। अब ये इलोंगेटेड क्यों हो गया इस स्क्वायर के लिए, ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर के लिए जब इसको हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये बनता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको वहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि इस इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना, इन चीज़ों को समझना के लिए काफ़ी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं, टूल्स चाहिए। ठीक है, इनके बड़ी-बड़ी क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करके ही ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, इनके ग्राफ्स जो ये ग्राफ बन जाता है, ये प्लॉट कर देते हैं ऐसे-ऐसे करके, ये हम लोग एज़ अ ट्रिक सपोज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, बट ये मैथमेटिकली अ, सॉल्व करके बनाए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम बना लेते हैं। ठीक है,
बट पहले इनको मैथमेटिकली सॉल्व करते थे, सॉल्यूशंस निकालते थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, फिर एरिया देखते थे, एरिया का रेशियो देखते थे, किस रेशियो में बनाना है, ठीक है? इनके ये मेजरमेंट्स देखते थे, ठीक है? उसके बिहाफ पे इसको बनाते थे, ठीक है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे 20%, 30%, 0%, 45%, उसके बिहाफ पे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है? बाकी हम लोग जनरली देखो बुक्स में भी ऐसे ही है, बुक में भी जनरली ड्रॉ किया गया है, ठीक है? बुक में ऐसा नहीं है कि डेटा दिया गया हो, क्योंकि डेटा दे दिया जा सकता है, बट उसको फिर हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? वो डिफ़िकल्ट लगने लगेगी चीज़ें, ठीक है? लगेगा कि हमको ये चीज़ें क्यों नहीं आती, इनको भी सीखना चाहिए, ठीक? बट इतना सफिशिएंट है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए। बाकी वो डिफ़िकल्ट वर्क नहीं होता, वो एक मैथमेटिकल वर्क है, जिसको मैथमेटिशियन लोग ही करते हैं, ठीक है? केमिस्ट लोग नहीं करते इन चीज़ों को, ठीक है? ये ग्राफ प्लॉटिंग ये सब मैथमेटिशियन लोग करते हैं, ठीक है? उनकी स्टडी होती है ग्राफ पे, स्पेशलिस्ट होते हैं, वही बनाते हैं इनको, ठीक है? बाकी जो केमिस्ट होते हैं वो सिर्फ इस पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको डिस्कवर करते हैं, ठीक है? सो ये मैथमेटिकल वर्क होता है, इसीलिए इसमें नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है? क्वांटम मैथमेटिकल पोर्शन होता है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा से कम कोशिश की जाती है कि इसमें मैथमेटिक्स को हटा दिया जाए, ठीक है? थ्योरी को रखा जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि थ्योरी कुछ ज़्यादा लिखी है, मैथमेटिकल पोर्शन कम है। बट इसका जो रियल अगर आप देखेंगे रियली इन चीज़ों को कैसे बना दिया गया है, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ मैथमेटिक्स ही दिखेगी, ठीक है? अब अगर कभी हायर बुक्स आपको कोई मिले क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम केमिस्ट्री की, तो उसमें मैथमेटिक्स के अलावा थ्योरी बहुत कम होती है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे रीज़न्स दिए जाते हैं हर चीज़ के, ठीक है? तो वो बात की बात है, आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो है लोब्स इलोंगेटेड हो जाते हैं, और इलोंगेटेड होने की वजह से वहाँ पे ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, इलोंगेटेड हो गया, बट साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऐसी ऑर्बिटल है, पी नहीं बन गया है, ठीक है? ठीक है, अगर इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब होता है थोड़ा सा खींच जाना, ठीक है? जैसे इतनी बड़ी लाइन हो, इलोंगेटेड हो गई तो थोड़ी और बड़ी हो गई, इसी को कहते हैं, ठीक है? एंड फोर्थ पॉइंट है फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स द टोटल वेव फंक्शन स्क्वायर्ड एज द इंक्लूड बोथ रेडियल एंड एंगुलर प्रॉपर्टीज, ठीक है? जैसे हमको साई स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, साई टोटल, तो ये क्या हो जाता है आर स्क्वायर, आर थीटा स्क्वायर एंड फाई स्क्वायर। टोटल वेव फंक्शन को स्क्वायर करते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी मिलती है हमको, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि टोटल वेव फंक्शन को स्क्वायर करते हैं, रेडियल एंड एंगुलर प्रोबेबिलिटी का भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है? And so the shape of the orbital, it difficult to do this adequately on the two dimensional piece of paper, ठीक है? ये बताया गया यहाँ पे कि टू डायमेंशनल पीस ऑफ पेपर पे इसको समझना आसान नहीं है, ठीक है? बट रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन फिगर, रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है, द ऑर्बिटल आर नॉट ड्रॉन टू स्केल, यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि इस स्केल पे ऑर्बिटल ड्रॉ नहीं किए जाते हैं। नॉट नोट दैट पी ऑर्बिटल आर नॉट सिंपली टू स्फेयर, ये भी यहाँ पे बोला गया है, पहले तो बना दिया गया है, ठीक, जो जैसा बना उसको बना दिया गया सिंपल करके, बाद में उसके रीजंस भी दे दिए गए हैं कि जो पी ऑर्बिटल होता है सिंपली टू स्फेयर्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई चीज़ दिखती है बस वैसे ही मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा, ठीक है? बट ऐसा नहीं है, बस उसको क्या किया गया है यहाँ पे शो करने के लिए दिखा दिया गया कि स्फेरिकल है। कई बार क्या होता है कोई स्फेरिकल है और कोई क्या है इलोंगेटेड है, ठीक है? कोई ज़्यादा स्फेरिकल है, कोई कम स्फेरिकल है, कोई छोटा स्फेरिकल है, कोई बड़ा स्फेरिकल, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये सब प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे किया जाता है, और प्रोबेबिलिटी कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है कि एकदम एक्यूरेट चीज़ नहीं बताती है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ये भी बता सकती है कौन खेल में जीतेगा, ठीक है? लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कौन जीतेगा, ठीक है? बस एक प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल टूल है, ठीक है? जिसको यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटीज़ पता करने के लिए। वैसे यहाँ पे भी है, पॉसिबिलिटीज़ पता हो जाती हैं, बाकी इसका कोई ये नहीं होता है कि क्लियर नहीं होता है कि हाँ, जो आ गया है वही सही होगा, ठीक है? दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? इसलिए प्रोबेबिलिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होती। Thus the 2px orbital is spherical symmetrical about the x-axis but is not spherical in other direction. Similarly, the py orbital is spherical symmetrical about y-axis but and both the pz and tz square are spherically symmetrical about the z-axis. ठीक है? तो z स्क्वायर दोनों एक्सिस पे z एक्सिस पे सिमेट्रिकल होता है, ठीक है? सो आज के लेक्चर्स में इतना ही देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, ओके? सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। थैंक यू।